तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा। टारगेट हमारा रहेगा क्या खत्म करने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। और अगर मैं बोलूं तो रिटायरमेंट डेथ टॉपिक आपके पास है, एक बचा हुआ रिटायरमेंट और एक डेथ, और एक क्या बचा है, डिसोल्यूशन। इश्यू ऑफ डिवेंचर हम लोग कर चुके हैं, एनपीओ हम पहले ही कर चुके थे। बहुत लोग जो है एनपीओ के टाइम पे, वैसे एनपीओ के टाइम पे सब लोग सीरियस थे बिकॉज इट वाज इन द बिगिनिंग। याद है सेशन के शुरू में जब पूरी भरी भरी क्लास थी, हम लोगों ने एक चैप्टर किया था। आई विल रिवाइज, डेफिनेटली आई विल रिवाइज दैट चैप्टर, उसकी चिंता नहीं करेंगे आप। अब हमारे पास जो मेजर टारगेट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा करने का है। इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निकल चीजें आती हैं जो समझने के लिए करें तो कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ के करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा आपको, तो हम डिस्कशन करेंगे कि थियोरेटिकली जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्या है। और उस पे लोग फंसते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और लोगों के नंबर खराब हो जाते हैं। पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग है। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने जब आपको पार्टनरशिप पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने याद है ना ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में क्लासिफिकेशन किया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा करके दिखाया था, आप लोगों को बताया था वो बहुत डिटेल में। ठीक है, जो 11 से थे उनको 11 से बताया था, 12th में भी मैंने कई बार वो डॉक्यूमेंट दिया आपके साथ कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग तो हमें समझ में आएगा, हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक को कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब अब डिस्कस करेंगे आज हम। थ्योरेटिकल चीजों को डिस्कशन करने का रहेगा, सो दैट यू विल नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि प्रॉब्लम कहां से आती है कि मैंने आपको समझा दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, मैंने समझा दिया इन्वेस्टिंग क्या होती है, मैंने समझाया फाइनेंसिंग क्या होती है। लेकिन क्या परेशानी होती है कि आप रटने वाली अप्रोच से चलते हैं और फिर गड़बड़ करने लग जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट, जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर करे, उसमें पूरा डिटेल में समझा है। उसी कुछ एक्सरसाइज को भी अब हम लोग लेके चलेंगे और थियोरेटिकल चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का तरीका मेरा औरों से अलग है। जो लोग मेरे साथ 11th में थे उन्होंने देखा था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सबका फॉर्मेट बना देता था, फिर हम करते थे। मेरे बच्चों का कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उनके नोट्स, उनका जो आंसर शीट होती है बहुत नीट एंड क्लीन रहती है, और उनकी गलती के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। गलतियां तो करनी नहीं है आपको। तो हमारा जो तरीका होगा वो औरों से अलग है। बाकी लोग क्या करते हैं, पहले ऑपरेटिंग बनाते हैं, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर टोटल करते हैं। नहीं, मैं क्या करता हूँ, सब एक साथ बनाता हूँ। बड़ा बोर्ड है और सारी एक्टिविटीज को हम साइमल्टेनियसली बनाते हैं। और शुरू शुरू में एक या दो या तीन क्वेश्चंस में यू विल फील प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे बताते जाऊँ वैसे करते चले जाइएगा। शायद पहली क्लास या दूसरी क्लास में यू विल नॉट गेट एनी असाइनमेंट, एनी वर्क, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। और याद है क्लास 11th में, यानी कि आपके बचपन में, मैंने आपको एक बात बोली थी, भाई डेप्रिसिएशन पढ़ लीजिए, 12th में काम आता है, इस चैप्टर में काम आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा था उनके लिए सिखाऊंगा उसको भी। क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हमें तीन तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक डेप्रिसिएशन की, दो डिविडेंड की, और तीन टैक्स की। तीन तरह की एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये तीन मेजर तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्योंकि हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लिया, क्योंकि हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ लिया, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू चैप्टर 1 ऑफ द थर्ड बुक, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो भी पढ़ चुके हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एनालिसिस। ये एनालिसिस है, ये अकाउंटिंग नहीं है। ये अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग तो क्या होती है, आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं और डबल एंट्री को फॉलो करते हैं। और वो कैश बेसिस नहीं, वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जो किस बेस को फॉलो करता है, कैश बेसिस को फॉलो करता है। तो यहाँ ना थोड़े से वेरिएशन आ जाते हैं प्रैक्टिस में। हमारा दिमाग चल रहा होता है डबल एंट्री के हिसाब से, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, और हम यहाँ एनालिसिस कर रहे होते हैं कैश बेसिस के हिसाब से। तो वहाँ वेरिएशन आ जाते हैं। विल ट्राई टू कवर अप दोज गैप्स जो आएंगे। आपके साथ आपके स्क्रीन पर मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा अभी। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। यहाँ हम सीखेंगे कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसके हिसाब से चलेंगे। और फिर हम लोग आगे चीजों को बढ़ाते हैं आपके सामने। तो अभी अब डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करा मैंने, आपकी क्लास ग्रुप पे भी शेयर करा। क्लास ग्रुप पे दिखा होगा ना सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बताएं, क्लास ग्रुप पे दिखा होगा शायद, या नहीं दिखा? क्लास ग्रुप पे ऑनलाइन वालों को दिखा या नहीं दिखा? यस सर। पूर्णिमा तुम्हें दिखा कुछ? यस सर, देख गया। दैट्स गुड। ठीक है जी।
इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग शेयर करेंगे, इसको पढ़ेंगे ढंग से, इसी के हिसाब से हम लोगों को चीजें चलानी है। और आइए देखते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग दैट ऑन योर स्क्रीन एज वेल। ये देखिए यहाँ पर, अबे कहाँ गया, नहीं गया, यस इट इज हियर। थोड़ा सा रुक जाइए, शायद शेयरिंग नहीं हो पा रही है इसकी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज हियर, दिस इज हियर। देखिए जी, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, बिंदास बड़ा बड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ। हेलो, अरे विजिबल है, देखो उसको, उधर नहीं इधर, हाँ देख लो, दिख गया सबको। यश दिख रहा है भाई, बताओ, प्रशांत, यश, सबको देखो, जिसका नाम लिया जाए ना वो जरूर यस रिस्पॉन्ड सर। करेगा। अच्छा पता है चाहे नहीं पता, प्लीज बोलिए जरूर, लेकिन ठीक है, रिस्पॉन्सेस चाहिए आप लोगों से। फिजिकली कम मिलना होगा, मुझे नहीं पता, ऑनलाइन में सारा काम चल रहा है, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए जी, सबके पास है डॉक्यूमेंट, देख लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी यहाँ से। यस सर, सबसे पहले बोला गया आपसे क्या, कैश। कैश का मतलब है कैश इन एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब जरा मुझे बताइए कि डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक क्या होते हैं। क्या तुम बैंक के पास जाओगे, बोलोगे भाई पैसा दे मुझे, इज इट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। बताइए क्या होता होगा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। एक एक करके, हाँ हाँ। तो हम बैंक बैंक खेल रहे हैं क्या, चलो बैंक में जमा कराएं फिर हम निकालें। यू आर वेरी राइट। ऑनलाइन में बताइए कोई क्या होता है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। अरे भाई ये बताओ, बैंक में जो तुमने पैसा जमा कराया, क्या वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। मनित कपूर, मनित कपूर है क्लास नहीं में। सर, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू व्हिच यू कैन विड्रॉ। ऑनलाइन मोड होता है, नेट बैंकिंग होती है, डेबिट कार्ड होता है, करते हैं ना। तो वही तो है, तुम्हारा पैसा जो बैंक में जमा है उसी तो, यानी कि कैशड बैंक। सीधी सी बात ये है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में बोल दिया, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है जी, चलो। कैश मींस कैश इन हैंड एंड डिमांड, तो डेफिनेशन में कुछ झोल है। अच्छा चलो ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग आगे। कुछ हो गए कैश। अगली बात हमारे पास क्या आ रही है, कैश इक्विवेलेंट्स आ रही है। ठीक है जी, कैश इक्विवेलेंट्स, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं आपके स्कूलों का एग्जांपल लेके चलता हूँ। जनरली होता क्या था कि जब कभी हमारे स्कूल चल रहे होते थे, जब कभी स्कूल चल रहे होते थे, और मैं हूँ अपने स्कूल में सीनियर विंग का डिसिप्लिन इंचार्ज, है ना, मुझे देख के लगता होगा खड़ूस आदमी है, तो ये जरूर बच्चों की जिंदगी हराम करके रखता होगा। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मैं यही करता था। बाकी लोग रिसेस में, बाकी टीचर्स अपना चाय पानी कॉफी, मैं चाय कॉफी पीता नहीं हूँ, तो मैं राउंड लिया करता था। मेरा स्कूल तो बहुत बड़ा है, मतलब है बहुत छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक, मतलब अंधेरे कोने कमरे दुनिया भर की चीजें हैं, देयर आर सेवरल प्लेसेस टू हाइड आउट। तो मैं रिसेस में जाता हूँ, कभी इस कमरे को झांका, कभी उस कमरे में झांका। ठीक है, एक दिन बड़ी बढ़िया करामात दिखी मैंने। एक लड़के ने बर्गर खाया, बर्गर, और ये उछाल दिया ऊपर, छत पे चिपक गया भाई वो तो, है ना, निकाले ना निकले वो भी किया। अच्छा जी, उसके बाद क्या होते थे, एक होता है ना हिंदी का गाना है, दिल ढूंढता है फुर्सत के कुछ पल, है ना, तो आपकी उम्र में तो वो फुर्सत ढूंढी जाती है। बेबी कहती है मुझे टाइम दीजिए, बच्चे कहते हैं चलो रिसेस में लेके आपको टाइम देंगे। तो एकांश भाई साहब, तुम्हारे स्कूल में भी करता था एकांश, में लाइब्रेरी के ऊपर वाले फ्लोर पे, ठीक है, ऐसा करके खूब पीछे की तरफ, जहां पर वो सोसाइटी एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग है उस तरफ, बास्केटबॉल पीछे कोर्ट बना हुआ है, खूब वैसा होता था। मतलब मेरी किस्मत में ना डिसिप्लिन मिल ही जाता है मुझे। तो कई बार क्या होता है कि मैं बहुत ही अच्छी पोजीशन में बच्चों को पकड़ लेता था, तो पता मुझे क्या देखने को मिलता था, मुझे क्या शब्द बोलते थे वो लोग, मतलब सो एम्बेरसिंग फॉर मी। मेरा इंटेंशन ये नहीं होती थी, भाई जैसा है, बहन जैसी है, ऐसे शब्द मुझे बोलते हैं बच्चे। अब मैं कहता हूँ यार, भाई बहन है तो बोलो ना मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये जैसा क्या हो गया, भाई जैसा है बहन जैसी है, क्या मतलब इस बात का। भाई बहन का रिलेशन बड़ा ही प्रगाढ़ रिलेशनशिप है, तो ठोक के बोलो, बिंदास से बोलो मेरा भाई है मेरी बहन है। ये क्या हुआ, भाई जैसा है, ये बहन जैसी है, यहाँ वही आ रहा है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश जैसा, कैश नहीं है, कैश जैसा है। कैसे? अब तुम अपने दिमाग में ये मत लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब भाई जैसा बहन जैसी, डोंट राइट दैट, ये नहीं लिखना आप लोगों ने, है ना। तो कैश जैसा क्या होता है, मतलब वो चीज जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैश से मिलती जुलती हो, किसे बोलेंगे कैश उसको, है ना। देखो बेटा समझना, रेशियो एनालिसिस में जो पढ़ा है उसको अनलर्न कर दीजिए आप। हाँ बोले क्या कहते हो मास्टर, जब रेशो पढ़ाई थी तब तो बोलते थे कि ढंग से पढ़िए इसको, ढंग से याद रखिए, अब कहते हो निकाल दो। हाँ जी निकाल दो, क्योंकि रेशो एनालिसिस में करंट एसेट्स कुछ और होती थी, कैश फ्लो में करंट एसेट्स किसी और तरीके से डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स मान के चले हैं। यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं लेके चलते, इसको मान के चलते हैं द पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। आइए दिखाता हूं डेफिनेशन कैसे कहते हैं उसको, ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा अब अपनी। तो प्लीज, अच्छा ये तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है बट डोंट शेयर विद योर फ्रेंड्स यार, हमारे मास्टर साहब ऐसा भी करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं अब, मेरा काम है जो मैं उसको करूंगा, और इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट्स होती हैं हर साल। तो चलो जरा समझते हैं ये कैश जैसा क्या होता है। भाई जैसा और बहन जैसा तो बच्चे मुझे समझा देते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कैश जैसा क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन समझिएगा इसका, इस डेफिनेशन की सर्जरी करेंगे, और इस बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेफिनेशन है। अगर वो डेफिनेशन के कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिए तो आपके नंबर कटेंगे। जरा देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हम ध्यान रखेंगे। एक, ये है रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। पहली चीज क्या है कि उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें कभी भी। देन सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। नंबर दो, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन टू वैल्यू, ठीक है। और दूसरे और क्या होते हैं ये जो दूसरे, और क्या बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी बोलते हैं इनको। तो तीन चीजें हमारे पास आई हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश होते हैं, एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन वैल्यू होते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आपके पास एमआरएफ टायर के शेयर्स हैं, एक शेयर की कीमत सपोज 78,000 रुपीज है। इतनी कीमत होती है एमआरएफ के शेयर्स की, शायद आपको मालूम होगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था 11th क्लास में। सबसे महंगा शेयर 78,000 का, ये अब 78 68 तक भी चला गया था, 75 77। अगर 77,000 से उसकी वैल्यू 76,900 रुपीज हो गई तो क्या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ? यार 76,000 का शेयर है, 100 रुपया गिर गया तो क्या फर्क पड़ा, 10 रुपए गिर गई वैल्यू, चलो कोई फर्क पड़ा उससे? नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज। लेकिन अगर मैं बोलूं इनसिग्निफिकेंट है वो चेंज, 76,000 का शेयर था 65,000 का रह गया, अब बताइए, होता ना। तो जो बहुत बेहतरीन कंपनी के शेयर होते हैं क्या वो इतना ड्रेस्टिकली गिरते हैं? नहीं गिरते ना। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो ट्रेड करें चाहे वो नॉन ट्रेड करें, क्या कहलाता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए करें, लॉन्ग टर्म वाले नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए करें, उनको हम क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। कैश, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। याद है किसी के स्कूल में बिजनेस स्टडीज के अंदर फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ाया होगा आप लोगों को? नहीं पढ़ाया? सेकंड टर्म के सिलेबस में बिजनेस स्टडीज में, हाँ वहां आते हैं ये। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होती है, आरबीआई इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, 365 डेज से कम के लिए होते हैं, ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। नॉर्मली एन इन्वेस्टमेंट विल बी टर्म्ड एज कैश इक्विवेलेंट ओनली इफ इट इज हैविंग अ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड 3 months और लेस। ये बात समझना, 3 महीने से कम का टाइम पीरियड अगर होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि आपके पास अगर सिर्फ कैश इन हैंड है, अगर आपके पास बैंक में पैसा है, उसके अलावा भी आपके कैश मैनेजमेंट में क्या चीज आएगी, कैश इक्विवेलेंट आएगी। और इसकी तीन कंडीशन है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो भाई शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया, जब चाहो बेच दो उसको, आपके डिमैट अकाउंट में पैसा आ जाएगा, हो सकता है आराम से। और इनसिग्निफिकेंट रिस्क बोलेंगे इसका, इनसिग्निफिकेंट रिस्क। ये तीन चीजों को मिलाकर क्या बनेगा, ये आपका कैश इक्विवेलेंट बनेगा। किसी को कैश इक्विवेलेंट पे कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे, बोलिए। किसी को कैश इक्विवेलेंट में कोई डाउट हो तो बताइए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में बताइए, बोलिए। गौरी पता चल रहा है कुछ? ट्रेजरी बिल जो होते हैं, जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, अब आप लोग आपके स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाएगी,
तो फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाई जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको उनके होते हैं कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसको पढ़ा है वो चैप्टर? हाँ, वो वाली की बात करता हूँ। और देखा ना, वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं, दे आर इशूड एट डिस्काउंट, है ना। ट्रेजरी बिल हो गया और कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, है ना। ये सब चीजें बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई गई हैं, वहां पर ये होता है, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और आरबीआई ने इशू करा है तो कोई दिक्कत ही नहीं उसकी। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। As per Accounting Standard 3, revised para 7 clearly stated that cash flow excludes movements between item that constitutes cash and cash equivalents. अभी मैं इसको उसके साथ समझाऊंगा आपको। ये थोड़ा सा मुझे एग्जांपल की मदद से समझाना पड़ेगा। ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन किताबों में भी लिखी हुई है लेकिन हमें समझ नहीं आती है। ठीक है जी, चलो जरा देखें, बोर्ड पे देखिए अब आप लोग। देखो भाई, ये है मेरे पास, ये मेरे पास है कैश, और ये मेरे पास क्या, कैश, कैश, ये क्या है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मेरे पास, ऐसे यहां रखा हूं मैंने। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या, एसेट्स, कौन सी वाली? नॉन करंट एसेट्स। ये है मेरे पास करंट एसेट्स, ऐसे करके मैंने यहां रखा है इस तरफ। इधर मेरे पास है क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज, इस तरफ मैंने रखी है क्या, करंट लायबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा जरा, ऐसे करके रखा हुआ। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, मशीनरी जो होती है वो नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है? ऑनलाइन वाले बताएंगे मुझे। मशीनरी कोई भी बताइए मुझे, मुग्धा चतुर्वेदी, मशीनरी कौन करंट है, नॉन करंट है, क्या है? सर नॉन करंट। नॉन करंट है जी। ठीक है, ये मशीनरी इधर है, मशीनरी नॉन करंट है। और इसके बाद मैं इधर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, यहाँ मैं आपके साथ में शेयर होल्डर्स फंड भी लिख लेता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर जो इक्विटी शेयर्स हैं मुग्धा चतुर्वेदी, वो क्या है? वो तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। जरा ध्यान से यस सर। समझना मेरी बात। अगर मैंने मशीनरी खरीदी और बदले में क्या दे दिए, इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, क्या मेरा कैश का कोई मूवमेंट हुआ, कोई कैश फ्लो हुआ? बताओ भाई, क्या मेरी फर्म से कैश आया गया? मेरे पास मशीन आई और मेरे पास क्या हुआ, मेरे इक्विटी शेयर बढ़ गए, मतलब इक्विटी शेयर मैंने दे दिया और मशीन खरीद ली मैंने। ठीक है जी, या मैंने क्या किया कि मैंने मशीन खरीदी और बदले में क्या दे दिए, डिवेंचर्स दे दिए। याद करो, चैप्टर में पढ़ा था आपने, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, विल इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ कैश? क्या कोई कैश की मूवमेंट हो रही है? बताइए मुझे। मुद्दा चतुर्वेदी, लग रहा है आपको कैश की मूवमेंट हो रही है इधर कहीं? नो सर। नहीं हो रही। ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपके डेटर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं बीआर में, तो क्या कोई कैश की मूवमेंट हुई? हाँ? क्या आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस बढ़ा घटा? नहीं। डेटर कम हो गया, बीआर बढ़ गया। बीआर डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, बीआर कम हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। यानी कि इनके आपस के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे हम कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, वो फ्लो नहीं है आपका। चलो, अब मुझे बताइए कि आपने क्या कर दिया, आपके पास कैश था यहां पर, आपके पास बैंक था यहां पर, आपने कैश को बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, क्या कोई मूवमेंट हुई है पैसे की? हुई है। लेकिन कैश और बैंक दोनों ही कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है ना, तो मूवमेंट कहां हुई? समझिए, अगर मैं इनके बीच में आपस में मूवमेंट करता हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कैश फ्लो। अगर मैं इनके आपस में मूवमेंट कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कैश फ्लो। आपने चेक से, आपने चेक से क्या कर दिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए, शॉर्ट टाइम वाले, शॉर्ट टर्म खरीद लिए, तो क्या हुआ, आपका बैंक में पैसा कम हो गया और आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स बढ़ गई। तो रहा तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही वो, तो भी कैश फ्लो नहीं हुआ। समझ रहे? आपने बैंक से पैसा निकालकर कैश में जमा करा दिया, तो भी क्या हुआ भाई, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आता है और ये कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। इन्हीं में ऊपर नीचे हो रही हैं चीजें। आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दिए, पैसा आपके बैंक में जमा चला गया, डीमैट अकाउंट बैंक से रिलेट होता है, चला गया पैसा, क्या कोई फ्लो हुआ ही नहीं। तो फ्लो कब होता है? फ्लो तब होता है जब आप कोई मशीनरी खरीदते हैं और क्या देते हैं, पैसा देते हैं उसके बदले में, तो क्या हुआ, अब कैश फ्लो हो गया, है ना। आपने शेयर इशू करे और बदले में क्या ले लिए, पैसे ले लिए, तो क्या हुआ, कैश फ्लो हुआ, तब ये फ्लो बनता है।
आपने डेटर के बदले में पैसा ले लिया, दिस इज व्हाट कैश फ्लो। आपने बीआर के अगेंस्ट पैसा ले लिया, दिस इज व्हाट कैश फ्लो। आपने बीपी के अगेंस्ट पैसा दे दिया, दिस इज व्हाट कैश फ्लो। तो जब हम क्रॉस 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 करेंगे, then we can say that it is a cash flow. The relationship between them, it is not a cash flow. Relationship between them, it is not a cash flow. ठीक है, हमने प्रोमोटर को शेयर इशू कर दिए, काहे का कैश फ्लो। हमने डिवेंचर इशू कर दिए ऑन परचेज ऑफ लैंड, काहे का कैश फ्लो। हमने मशीनरी खरीद ली, उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर दे दिए, कौन सा कैश फ्लो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। हमने फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर दिए रिजर्व में से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से, कौन सा कैश फ्लो हुआ भाई। भाई आपकी इक्विटी शेयर बढ़ गए, है ना, लेकिन आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व खत्म हो गया, पैसा कहां गया, नहीं हुआ, तो कैश फ्लो नहीं है। तो फ्लो कहां हुआ, कैश का फ्लो कब हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन को हम कैश फ्लो नहीं मानते हैं। नॉन करंट का करंट से, करंट का नॉन करंट से, करंट का करंट में, लायबिलिटी एसेट्स का, तो भी हम कैश फ्लो नहीं मानते। कैश फ्लो कब होगा, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज टू अपोनेंट पार्ट्स, करंट नॉन करंट, एसेट्स लायबिलिटीज, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में अगर क्या होगा, रिलेशनशिप बनेगा, तभी ये कैश फ्लो कहलाएगा, अदरवाइज ये कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। तुम बोलोगे अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं होता था, हाँ मैं भी तो कह रहा हूं अकाउंटिंग में नहीं होता था, हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं। आप बोलते हैं सर अगर हम डिवेंचर खरीदते हैं और बदले में मतलब मशीनरी खरीदते हैं, बदले में डिवेंचर देते हैं, अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड करते हैं ना उसको, अकाउंटिंग में करते हैं ना, ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। अकाउंटिंग चलती है एक्रूवल बेसिस पर, पैसा आए ना आए, ट्रांजेक्शन आ गई एज पर एक्रूवल बेसिस लिख दो, यहाँ तो पैसा आएगा तो ही कैश फ्लो बनेगा, पैसा नहीं आया नो कैश फ्लो, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब दोबारा से पढ़ते हैं उस डॉक्यूमेंट को, उस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं और देखें वो लाइन हमें समझ में आती है या नहीं आती है, क्या कहती है वो लाइन, देखिए जस्ट सी दैट लाइन वंस अगेन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पैरा 7 क्लियरली कहता है आपसे, क्या कहता है अकाउंटिंग पैरा 3 कि कैश फ्लो एक्सक्लूड्स, कैश फ्लो में एक्सक्लूड्स होती है मूवमेंट बिटवीन द आइटम दैट कंस्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज रेदर देन पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या है, अगर आपने बैंक में से पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस यूज के लिए तो नो कैश फ्लो, समझ रहे हो, अभी बताया था। अगर आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया तो भी कोई कैश फ्लो नहीं है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट खरीद बेच लिए तो भी कैश इक्वल, तो भी क्या है वो कैश फ्लो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो सब, ये जो तीनों के तीनों कंपोनेंट हैं ये तो कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। अरे भाई मैं खड़ा हूं, मैंने अपनी इस वाली पॉकेट से, नीचे वाली पॉकेट से पैसा निकालकर ऊपर वाली पॉकेट में डाल दिया, तो कोई फ्लो हुआ पैसे का, नहीं हुआ ना, तो कैश इक्विवेलेंट वही तो है। बैंक से पैसा निकाल के कैश डाल दिया, कैश से निकाल के बैंक में जमा करा दिया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेच दी, पैसा बैंक में आ गया, इट इज नॉट कैश फ्लो, इसको एक्सक्लूड करते हैं, कैश फ्लो के अंदर इसे नहीं करेंगे हम एडजस्ट, इसको नहीं मानते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं जरा। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट पे, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि नदी जो होती है ना, नदी मेरे ख्याल मतलब गोरखपुर वाले बाबा बैठे हो ना आप क्लास में, कोई नदी है आसपास आपके शहर के आसपास, कौन सी नदी है, वाह 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 बहुत बढ़िया। आप में से कोई ऐसा है जिसके गांव के आसपास, हाँ आपके आसपास कोई नदी बहती हो किसी के गांव में, दाएं दाएं किसी का है कोई, बताइए। सानिया तुम्हारे गांव के आसपास कोई नदी बहती है, कहीं क्या मजाक कर रहे हो, कौन सी नदी बहती है, नहीं बहती। नहीं बहती, अच्छा किसी का कोई गांव नहीं है क्या, ये खुशी पंजाब से है, उसकी गांव के आसपास कोई नदी नहीं बहती है, हाँ पंजाब से नहीं हूँ। पता नहीं, अच्छा कहाँ, अच्छा छोड़ जो भी वत्सल के गांव के आसपास कोई नदी नहीं बहती, वत्सल के, नो सर। अबे अलकनंदा भागीरथी नहीं बैठती तुम्हारे गांव से 15 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ डैम बना हुआ बहुत बड़ा, पता नहीं, कुछ नहीं पता इसको। देखो बेटा समझना, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ अ रिवर एंड फ्लो ऑफ कैश, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा, मतलब पैसा निकलना शुरू हो तो निकलते ही जाएगा, है ना, हाँ वही पूछ रहा हूँ ना। अरे नदी जो है अगर वो बह रही है तो जिधर ढलान होगी उधर ही बहेगी, है ना, हाँ सुनो, नदी जिधर बहती उधर ही बहेगी ना, जिधर ढलान है उधर तरफ ही बहेगी नहीं, ठीक है।
नदी जो है रिवर्स फ्लो मारती है ना, गटर का पानी रिवर्स फ्लो मारता है जब जाम हो जाता है तो। देखा ना, किचन बढ़ जाता है, बाथरूम बढ़ जाता है। या जब यमुना में बाढ़ आ जाती है तो दरियागंज वाले इलाके क्या हो जाते हैं, उन्हें पानी रिवर्स मारना शुरू कर देता है। ये बात है भाई, अदरवाइज इट विल फ्लो इन अ लोअर डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चलेगी। पैसा जाता भी है आता भी है। पीयूष जैन जिंदाबाद, 200 करोड़ रुपया अभी निकल के सरकार के पास चला गया, आया भी तो होगा। तो बेटा फ्लो ऑफ कैश जो होता है, इट इज व्हाट, यूनिडायरेक्शन। ये जाएगा भी और आएगा भी। मैं अगर ये कैमरा सेटअप वेटअप खरीदो तो मेरा पैसा चला गया, लेकिन फिर मैंने आप लोगों से फीस ली, पैसा आ भी गया, है ना। तो कैश जो है उसका मूवमेंट क्या होता है, आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों होता है। जबकि रिवर के पानी का इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो होता है हमेशा। कितनी सारी मूवीज देखी होंगी आपने, सब पानी आता है बहता हुआ निकाल के चला जाता है। तो हम रिवर के फ्लो को नहीं लेके चलेंगे, हम तो कैश के फ्लो को लेके चलेंगे। आइए देखिए हमारा डॉक्यूमेंट क्या कहता है। ये कहता है कि फ्लो का मतलब क्या है, चेंज और मूवमेंट। ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेस कैश पोजीशन, कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, उनको क्या कहते हैं हम लोग, इनफ्लो ऑफ कैश कहेंगे भाई, बोलिए, या कैश इनफ्लो या रिसिप्ट कहेंगे। और ऐसे से जिससे हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है कैश की पोजीशन, कैश या कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस, उनको क्या कहते हैं हम लोग, आउटफ्लो कहते हैं, उनको पेमेंट्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो कैश आपका दो तरह का बनेगा, इनफ्लो बनेगा और आउटफ्लो बनेगा। ठीक, आ जाओ जी। अब जरा हम बोलते हैं कि भाई हमें कैश पता चल गया क्या होता है, हमें फ्लो पता चल गया। अब जरा कंबाइन में बोलें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं जरा आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि ये हम कर क्या रहे होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कुछ नहीं कर रहे होते। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। मान लिया मेरा ओपनिंग बैलेंस 50 लाख रुपया है और क्लोजिंग बैलेंस 70 लाख रुपीस का है, तो मेरा इनफ्लो 20 लाख का हुआ या आउटफ्लो 20 लाख का हुआ। 50 लाख क्या था मेरा ओपनिंग बैलेंस था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस 70 लाख रुपीस का था। तो मेरा 50 लाख जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो क्या हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ है। अंडरस्टैंड। अबे आउटफ्लो होगा तो पैसा खत्म होगा ना, कम होगा ना। मेरा ओपनिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था दैट वाज 50 लाख, ठीक है। और मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है दैट इज 70 लाख। तो अपेरेंटली मेरा 20 लाख का क्या हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया। अच्छा, वो किसकी वजह से बढ़ा होगा मेरा, क्या मैंने आश्रम में दान किया होगा, या मैंने लोगों से किडनैपिंग एक्सटॉर्शन किया होगा, कैसे बढ़ा होगा, कोई मुझे बताए, ऑनलाइन में बताए मुझे, क्यों बढ़ा होगा बताइए सृजन। हाँ हाँ, देयर माइट बी 1000 एक्टिविटीज व्हिच हैव बीन डन इन बिटवीन दीस पीरियड्स। तो वो एक्टिविटीज क्या होती है, और वो एक्टिविटीज हुई होंगी आपको। जरा मुझे बताइए कि जो भी एक्टिविटी यहाँ से यहाँ के बीच में हुई होंगी, मान लो ये डेट है मेरी कितनी, 0104/2021 एंड दिस इज 0104/2000 मतलब सॉरी 31 मार्च 2022। तो इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हुई होंगी, उन एक्टिविटीज की डिटेल मुझे कहाँ मिलेगी, कोई मुझे बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कहाँ देख पाऊंगा उनकी डिटेल में, वेयर कैन आई फाइंड आउट। लक्षित बताओ कहाँ मिलेंगी जगह, वो कहाँ मिलेंगी मुझे। मुझे ऑफलाइन में बच्चे बोल रहे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं कि सर 50 लाख और 70 लाख में जो भी वेरिएशन आया है वो जो ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल परचेज और दुनिया भर की एक्टिविटीज करेंगे उससे हुआ होगा। एग्री करते हैं इस बात से, सुहानी एग्री करती है इस बात से, 50 का 70 जो हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर जो एक्टिविटीज हुई उससे हुआ होगा। यस सर। अच्छा जी, अब जो एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर हुई है वो कहाँ, वो उसका उसका डिटेल कहाँ मिलेगी आपको। अबे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट, क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहां नहीं, यहां बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा क्या, बुलशिट, सॉरी बैलेंस शीट। दूसरा क्या, बैलेंस शीट, दो आइटम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, मैं टैली करूंगा अपना कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, आई विल टैली इट विद द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, रिकंसाइल करूंगा इसको मैं, किससे करूंगा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। तो a statement which reconcile opening cash and cash equivalent with the closing cash and cash equivalent from the information given in
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना आसान है, समझ में आई बात? तो कुछ नहीं है, ये क्या कर रहा है? अच्छा, कैश फ्लो का मतलब ही क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरा कैश आ कितना रहा है, मेरा जा कितना रहा है, और फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया कितना गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया कितना गया। ठीक है, अगर मेरा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा आना जाना हो रहा है तो मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है। इन्वेस्टिंग मतलब मैं बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ध्यान ना देके, तो इसका मतलब मुझे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी छोड़ देनी चाहिए, मुझे तो इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। फाइनेंसिंग का मतलब है या तो मैं उधार ले रहा हूँ या उधार दे रहा हूँ, है ना? तो वो भी अच्छा नहीं है। एक बिजनेस पैसा कमा रहा है ब्याज पे पैसे देके, तो उसे बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए अपना, उसे कपड़े बेचने की जरूरत थोड़ी है, ब्याज पे पैसा दे, बैंकर बने, फाइनेंसर बने। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिकंसाइल opening balance of cash and cash equivalent with the closing balance of cash and cash equivalent from the information available in statement of profit and loss and the balance sheet of the company in a given period of time। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए जरा देखिए कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या कहता है। तो डेफिनेशन मुझे रटवानी नहीं है आप लोगों को, बट वी शुड हैव अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं। इट इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यानी कि रिकंसाइलिंग ऑफ ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस विद द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी बोला मैंने आपसे, रिकंसाइल का मतलब जानते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भाई मैंने 50 लाख से शुरुआत करी थी, अब मेरा 70 कैसे हो गया, तो 20 कहां से आया उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा, और 50 में अगर 20 जुड़ जाएगा तभी तो मेरा 70 बनेगा। या अगर मैंने 50 में से 20 चला के यहाँ पर कितना आ जाता मेरा, मान लो 30 आ जाता, तो भी मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ गया। वो रिकंसाइल कर रहे हैं फ्रॉम अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस, यानी कि इनफ्लो, एप्लीकेशन एंड आउटफ्लो फ्रॉम आइटम अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप डेफिनेशन रटने की जरूरत तो नहीं है आपको। क्या है ये? समरी है किसकी? रिसीट्स एंड पेमेंट्स की, जो क्या करती है, रिकंसाइल करती है किसको? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज मतलब इनफ्लो, एंड क्या, एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो फ्रॉम आइटम अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो बोले मेरे प्यारों, कैश फ्लो की स्टेट डेफिनेशन से कोई परेशानी तो नहीं किसी को? सब समझ पाए इस डेफिनेशन को? बोलिए। दूसरी वाली बता रहा हूं, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच समराइज सोर्सेज ऑफ इनफ्लो, एप्लीकेशन, यूज ऑफ अ फर्म गिवन ड्यूरिंग गिवन। अब बता जरा कौन सी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ना। चलिए, अब क्या होता है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, देखो आपके दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है, ये यूजफुल है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है आपके पास, ये कहता है कि आपकी जो एक्टिविटीज बिजनेस की उसे 3 हिस्सों में बांटेंगे आप, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और इन तीनों में क्या होगा? इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो होगा। भाई देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा भी तो जाएगा भी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डोमिनोज की पिज्जा खरीदने जा रहे हैं और डोमिनोज वाला सिर्फ पिज्जा बेचता ही है, पैसा आता है, सेल होती है। अभी वो जो डव बनाता है, वो जो मैदा आटा वाटा जो होता है, जो चीज वीज की लेयर लगाता है, वो क्या फ्री में आती है? ऊपर से इंद्र के वरदान से निकल के आ रही होती है? नहीं ना, उसका तो पैसा खर्च होता होगा। तो डोमिनोज वाले का इनफ्लो क्या है? हम पिज्जा खरीदते हैं, उसको पैसा मिलता है, दैट इज एन इनफ्लो। उसका आउटफ्लो क्या है? वो जो डिलीवरी बॉय जाते हैं गाड़ी में तेल लेके, वो, और उनकी सैलरी, जो सामान है, मैदा लग रहा है, आटा लग रहा है, सबका पैसा, और जो जिस दुकान पे बैठे हैं उसका किराया, वो उनका आउटफ्लो है। ठीक है, अच्छा चलिए अब जरा देखते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके 1 मार्कर क्वेश्चन पे हम टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। देखिए जरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहेंगे? सोचिए। These are principal revenue producing activities, principal revenue producing activities, principal revenue generating activities भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, principal revenue producing ऑब्लिक क्या, generating activities। ठीक है जी, इनको हम कहते हैं जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज अदर देन
अदर देन क्या, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के अलावा जैसे भाई सोचो जरा कि मान लो मेरी क्या है, गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट की दुकान है मेरी। अबे क्या खेल रहा है सचित? तो जैसे मान लो मेरी क्या है, कपड़े की दुकान है, गारमेंट की दुकान है। तो कपड़ा खरीदता हूं मैं, मेरा रॉ मटेरियल, बटन खरीदता हूँ, धागा खरीदता हूँ, है ना। ये सब चीजें मेरे लिए क्या हो गई, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, एक्सपेंस है। और मैं कपड़ा बेच के पैसा कमाता हूँ, दिस इज माय ऑपरेटिंग इनकम। तो जब भी हम टर्म यूज करते थे ना, सेल, याद है सेल, रेशियो एनालिसिस में, या हमने कॉमन सेल्स कंपैरेटिव पढ़ा था, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल ऑफ स्क्रैप, ये हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। और जो रूटीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, या जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे, वो सब इसके अंदर जाएंगे। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को हम लेके चलेंगे। तो चलो देखते हैं कि ऑपरेटिंग वाले इनफ्लो कौन कौन से हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कैश रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज योर इनफ्लो, पैसा आएगा भाई। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड कस्टमर्स, कस्टमर से और डेटर से पैसा ले रहे हो आप, किसी को उधारी दे के पैसा मिल गया, ये क्या कहलाएगा, आपका इनफ्लो कहलाएगा। कमीशन और फी रिसीव्ड एंड अदर रेवेन्यू, कैश ऑपरेटिंग इनकम्स, ये भी आपके इसी के अंदर जाएगा। रॉयल्टीज एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ओहो, अब ये रॉयल्टीज क्या चीज होती होगी, सोचो जरा। हाँ वो बताया था ना एग्जाम्पल लेके, हाँ ब्रिटिश प्रिंस, प्रिंस चार्ल्स बुढ़ऊ कोई बताएगा मुझे ये रॉयल्टीज क्या होती हैं? सृजन त्यागी, रॉयल्टीज क्या होती हैं बताइए। यशिता, यशिता, क्या होती है रॉयल्टी, मालूम? सर याद नहीं। सर जब कोई कंपनी या कोई ब्रांड किसी चीज को ट्रेडमार्क कर देता है, फिर जब उसको आप यूज करोगे तो आपको एक उसकी फी पे करनी पड़ती है ओरिजिनल उसको, तो उसको रॉयल्टी बुलाता है ना। अच्छा ठीक है, और बताइए क्या बोल रहा है ऑफलाइन। हाँ सही है। इंटरनेट पे जो आप तस्वीरें लेते हैं उनमें लिखा था रॉयल्टी, अगर आप उस तस्वीर को लेंगे तो आपको उस फोटोग्राफर को पैसा देना पड़ेगा, उसकी परमिशन होगी तभी आप उसे यूज कर सकते हैं, ऐसा करके। जैसे मान लो एक फोटोग्राफर एकांश की शादी में ना बहुत बढ़िया शानदार, आपको मालूम है कटरीना कैफ की और ये विक्की कौशल, विक्की कौशल है ना, इसकी शादी की जो फोटोग्राफ्स थी वो कितने में उसका सौदा हुआ था, एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे किसी को, कितने के, 150 करोड़। क्या बात है एकांश यार, मतलब हमारी शादी में कोई 2 रुपए ना दे, मतलब विक्की कौशल की देखा अखबार में कोई फोटो छपी थी, कोई नहीं छपी थी। जो भी छप रही है वो जिस कंपनी को 150 करोड़ के राइट बेचे गए हैं, वो उनकी फोटो को जहां मर्जी जिस तरह पे यूज करेंगे, जिस जगह पे उन्हें यूज करना है उसको यूज करेंगे। 150 करोड़ में सिर्फ फोटो वोटो जो भी है सब उन्होंने अपने पास रख ली है। अब तुम्हें कटरीना कैफ की शादी की फोटो चाहिए दिखाने के लिए कि मेरी वाइफ की लहंगे वहंगे भी ऐसे ही होने चाहिए, सब्यसाची का लहंगा ऐसे ही होना चाहिए, तो तुम्हें उसको पैसा देना पड़ेगा। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो बेटा रॉयल्टी क्या होती है समझना। मान लिया जाए मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा हूँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए। अब कोयला लूंगा मैं कोल माइन से, तो मैंने क्या कर दिया, और मैं आयरन ओर लूंगा आयरन ओर की माइन से। मैंने कुछ माइंस लीज पे ले ली माइन लीज पर। अब जब मैं लीज पे माइन लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, जितना मैं कोयला आयरन ओर निकालूंगा, जितना मैं कोयला निकालूंगा उसके बराबर की रॉयल्टी मुझे किसे देनी पड़ेगी, कोल माइन के माइनर को, ओनर को, या आयरन ओर के ओनर को, उसे रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी भी क्या होती है, अगर आपने प्रोडक्शन पे रॉयल्टी दी है, या जैसे मान लिया जाए कि आप क्या करते हैं, आप मित्सुबिशी की गाड़ियां हिंदुस्तान में बनाते हैं, जितनी गाड़ियां हिंदुस्तान में मित्सुबिशी की लैंसर वगैरह आती है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो मित्सुबिशी की गाड़ियां अगर यहाँ बेचते हैं तो मित्सुबिशी कंपनी को आपको क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है हर गाड़ी को बनाने पे, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, तो ये रॉयल्टी भी किसका पार्ट बन जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। और जो इनकम टैक्स आपने पे किया अगर वो भी रिफंड आपके पास आ जाता है, उसे भी हम ऑपरेटिंग के अंदर मान के चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स को ऑपरेटिंग लेके चले थे। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा अलग चीज है, कैश रिसीव्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये जब आप ट्रेडिंग पढ़ते हैं, रियल टाइम ट्रेडिंग पढ़ते हैं, वहां टर्म यूज होती है। मैं बताता हूँ क्या होता है, जरा एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज
आप ना पंजाब के किसान हैं, पंजाब में किसान है, ठीक है जी, और आपके पास पेप्सिको कंपनी आती है, और उनका लेस बनता है ना, चिप्स बनता है लेस उनका, आलू की चिप्स, वो कहते हैं हम आपके आलू जो है वो खरीद लेंगे, ठीक है जी। और फसल बोने से पहले वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि 100 केजी आलू के लिए हम आपको 500 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे आपको 100 केजी, 1 क्विंटल आलू के लिए 500 रुपए देंगे, 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं, ठीक है जी। सिचुएशन नंबर 1, आपके एरिया में आलू की पैदावार हुई ही नहीं, बाकी लोग बारिश नहीं हुई, कीड़ा लग गया, आलू बर्बाद हो गए। सिर्फ आपका खेत ऐसा है कि आपके वाला एक लैंड का टुकड़ा ऐसा था जिसमें आलू बहुत शानदार हुआ, ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि अगर मैं 500 रुपए के हिसाब से इसे बेच रहा हूं आलू को, ये मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, मैं आलू बेचूंगा पेप्सी को, तो मेरा तो नुकसान है, तो इसे मैं मार्केट में बेचूंगा तो 800 1000 रुपए मुझे मिल जाएगा, ठीक है जी। मान लो मार्केट में रेट चल रहा है 700 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो आपने क्या बोला, किसको, पेप्सी वाले बंदे को बोला, भाई देख ऐसा है, मैंने तुझे 500 रुपए देने का वादा किया था, मार्केट में रेट 700 चल रहा है, 200 रुपए पर 100 केजी मेरे से ले ले, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दे। पेप्सी क्या करेगी, फ्री कर देगी? क्यों नहीं करेगी? वो पंजाब से नहीं लेके चंडीगढ़ से ले लेगी आलू, हरियाणा से खरीद लेगी, उसे बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, क्या बुराई है उसको? क्या लो हो जाओ फ्री, हमने पेमेंट कर दी, अगेंस्ट व्हाट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट कर दी ना हमने, हुआ। अब ये पेमेंट किससे था, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड था ना, ऑपरेटिंग कहलाएगा। दूसरा सीन, आलू ना भयंकर पैदा हो गया, भयंकर बम्पर पैदावार हो गया आलू की, मार्केट में रेट गिरकर 400 रह गया, और 200 300 भी जा सकता है। अब पेप्सी 500 में क्यों खरीदेगी आपसे? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर रखा है आपसे। वो बोलते हैं भैया 100 रुपए पर क्विंटल मुझसे ले ले और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर। किसान कहता है लाओ जी, किसान तो अपनी चिप्स बना के बेच देगा, तुम्हारे पास है प्रोसेसिंग, तुम्हारा मध्य प्रदेश में आलू बिक जाएंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बैठे बैठे 100 रुपए मिल गया, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट, तुम्हारा सारा जो ट्रांसपोर्टर है भर के ट्रक ले जाएगा, मध्य प्रदेश बेच के आ जाएगा। तुमने कहा जी हाँ दो जी, बढ़िया, तो तुम्हें पैसा मिल गया। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, समटाइम्स यू हैव टू पे मनी एंड समटाइम्स यू रिसीव मनी। तो जब आप पे करेंगे तो क्या कहलाएगा, पेमेंट कहलाएगा ऑपरेटिंग का, रिसीव करेंगे तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग का रिसीव कहलाएगा। गॉट इट, इज दैट क्लियर? बोलिए भाई सब लोग, ठीक है जी। तनिष्ठा समझ में आ रहा है कुछ? तनिष्ठा? यस सर। ओके जी। तो ये आपका क्या था, इनफ्लोज थे, इनफ्लोज, ठीक है। चलो जरा देखते हैं आउटफ्लोज क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा आउटफ्लोज की तरफ चलते हैं, आइए देखिए आउटफ्लोज। अच्छा, कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ध्यान से सुनना, कैश कैश आएगा सारा, क्रेडिट वेडिट नहीं आएगा यहाँ पर कुछ भी। फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड पे, कैश पेड टू क्रेडिटर एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस हम पे कर लेते हैं वो, इनकम टैक्स पे कर देंगे वो, और कैश पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब क्या है, आपके आउटफ्लो है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज सच एज सैलरीज, प्रोविडेंट फंड्स, बोनस एटसेट्रा विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसने अपने वर्कर को सैलरी पे कर दी है, प्रोविडेंट फंड दे दिया है, बोनस दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, ये हमेशा ऑपरेटिंग कहलाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर अपने पास देखेंगे एक फ्लो चार्ट देखेंगे आप अपने पास, नीचे चल के पेज नंबर 2 पे शुरू में एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल, अदर्स। तो यहाँ ना चीजों के लक्षण बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो थोड़ा दोबारा ऊपर चलते हैं। तो भाई इन्वेस्टिंग पता, ऑपरेटिंग पता चल गई आपको, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इसका इनफ्लो और आउटफ्लो पता चल गया आपको। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या हमें रटना है, इन्हें नहीं रटना, आपको सिर्फ समझना है, और इसकी मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस आज करवा दूंगा, तो आपको कभी भी इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर, ठीक। किसी को मालूम है यूएसए में एक जगह है जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया, मालूम होगा किसी को? कोई मुझे ऑनलाइन में बताए, कैलिफोर्निया के बारे में सुना होगा किसी ने? हेलो, अरे कोई बताएगा? मनीष कपूर बोलेगा, वत्सल, यश। अरे यश पता है कैलिफोर्निया? अक्सर दिखता होगा कैलिफोर्निया आमंड, कैलिफोर्निया के बादाम काफी ऐड आते हैं उसके हिंदुस्तान में, नहीं पता किसी को? प्रशांत? यस सर, यस सर। कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसे कहते हैं सिलिकॉन वैली, है? यस सर। हाँ हाँ, क्या है वहां पर? आईटी हब। वहाँ वो गीजा के पिरामिड है वहां पर, है?
हाँ, गूगल का और एप्पल का और बहुत सारी टेक, मतलब सिलिकॉन वैली इज अ हब। और ऐसी इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बैंगलोर। बैंगलोर को कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? हम तो नकल मारते हैं हॉलीवुड का बॉलीवुड, फिर बॉलीवुड की नकल मारती टॉलीवुड, फिर और बिहार में चॉलीवुड। हमारे तो नकल चलती है बढ़िया से। अनडाउटली हमारा जो सिलिकॉन वैली है, बेंगलुरु कहते हैं, वहां पर देखोगे ना, हिंदुस्तान के जितने स्टार्टअप निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां से निकल रहे हैं? बेंगलुरु से निकल रहे हैं। ऐसा करके, ठीक है जी, चलो। तो कैलिफोर्निया में, और आपको जानते हैं एक बंदा है बॉडी बिल्डर, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, नाम सुना होगा किसी ने? टर्मिनेटर मूवीज जो आई थी काफी 1 2 3, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देखा किसी ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को? यस। हाँ जी, देखा होगा। मनीष कपूर तो हनुमान जी की जो यूनिक तस्वीर रखता है मनीष कपूर बॉडी बिल्डर भाई। नहीं सर। हमारी हमारी तुम तो लोग नहीं, हमारी जनरेशन के जो लोग हुआ करते थे, हमारे लिए ना अर्नोल्ड, जब हम किसी जिम में जाया करते थे, सबसे बढ़िया तस्वीर दिखती थी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, और रॉनी कोलमैन की दिखती थी। हमारे जमाने के लोग थे वो, मतलब जब हम जवान हुआ करते थे तब हमारे लिए इंस्पिरेशन हुआ करते थे। 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और बहुत कुछ है उसके पास। ऐसे रॉनी कोलमैन हुआ करता था एक बंदा, वो अब तो बूढ़े हो चले सारे, हम भी हो गए ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कैलिफोर्निया का गवर्नर रह चुका है वो बंदा, है ना? तो कैलिफोर्निया में क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। किस पर? किस पर इन्वेस्टमेंट किया? आमंड पे, बादाम पे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। किसके लिए? आईटी एंड अदर से एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। और उसका नतीजा निकला कि वर्ल्ड के जितने भी शानदार, बहुत शानदार टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब कहां से निकले? सिलिकॉन वैली से निकले, या वहां उन्होंने अपना डेस्टिनेशन बनाया। तो कोई कंट्री, कोई सिविलाइजेशन अगर नॉलेज पर इन्वेस्ट करती है, तो उसके रिजल्ट्स आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद दिखते हैं। समझ रहे? वैसा करके होता है, और वो ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं दो चीजों पे कर सकता हूं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकता हूं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, डैम आते हैं। अच्छा बताइए, आपने देखा होगा ना, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन सीईओ कौन किसके बनाते हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और ट्विटर, और कितने सारे केसेस ऐसे हैं। कहाँ के सीईओ बने हुए हैं? इनमें खास बात क्या है पता है? या तो ये आईआईटी के हैं सारे, या आईआईएम से हैं सारे, और बाकी हायर एजुकेशन उन्होंने वॉटन से, बॉस्टन से, हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, वहां से लिए। लेकिन जो मतलब ब्रेक थ्रू इनकी एजुकेशन थी वो आईआईटी से हुई है। तो हमारे देश ने क्या किया? आईआईटीज पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करी। वो इन्वेस्टमेंट कहलाया। तो देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है। जो दिखता है, दिखता क्या है? आईआईटी की बिल्डिंग दिखेगी, आईआईएम की बिल्डिंग दिखेगी, है ना? नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। और एक इन्वेस्टमेंट किसमें होता है? इंटेंजिबल एसेट्स पर, है ना? हम अपने एम्प्लॉयज को, अपनी यंग जनरेशन को कोडिंग सिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में तो इंडिया फाइनेस्ट ब्रेन लेके चलता है, वो सिखा रहे हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट होता है। अब जरा बात समझिए मेरी, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको एसेट्स दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, वो दिखेगा कहीं आपको? नहीं दिखेगा। लेकिन आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना दिया नोएडा में, वो तो दिखेगा आपको, है ना? तो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करा और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं बनाए, तो अधूरी रह जाएंगी ना चीजें, बैठेंगे काम। ठीक है, आप सेक्टर, आप एक्सप्रेस वे की तरफ चले जाए, राइट एंड लेफ्ट में देखिए, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है सारी। नोएडा ने स्पेस दिया सबको। तो वो जो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, उसके बाद नोएडा में देखिए आप कितना जबरदस्त काम हुआ। एनीवे, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या? क्या? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, खरीदना और बेचना। किसको? किसको? टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स को। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी, कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सा इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला। समझ रहे मेरी बात को? अरे कुछ इन्वेस्टमेंट जो थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर डाल दिए थे। क्या उनको मैं ये इन्वेस्टमेंट में डालूंगा? ये वाले नहीं डाल सकता ना, उनको छोड़कर सब इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आइए देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या कहता है। जस्ट गो थ्रू द डॉक्यूमेंट। आइए देखिए जरा हमारी डेफिनेशंस क्या कहती है, हमारा लिटरेचर क्या कहता है, उसको देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एक्विजिशन। क्या है? सॉरी, गलत कर दिया मैंने इसको। एक्विजिशन
इट इज रिलेटिंग टू व्हाट? इट इज रिलेटिंग टू एक्विजिशन यानी कि परचेज, एंड डिस्पोजल यानी कि सेल, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। समझ रहे हो? करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा यहां पर, लेकिन कौन सा वाला? अदर देन कन्वर्स इन्वेस्टमेंट्स विच इज इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। तो कुछ लोग फिर मुझसे बाद में पूछते हैं जब मैं चैप्टर पढ़ा देता हूं कि सर करंट इन्वेस्टमेंट्स को आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाल दिया। देखो बेटा, अगर कुछ ना बोला जाए तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बोला करंट इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख रुपए के, 30% ऑफ विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 5 लाख में से 30% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो बचे हुए 3.5 लाख क्या है? वो इसी कैटेगरी के तो हो गए। समझ पा रहे मेरी बात सचित? नहीं, 5 लाख के करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और क्वेश्चन इन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 30% ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या 40% ऑफ विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 5 लाख में से 2 लाख तो हट गए, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले गए। बाकी 3 लाख क्या है? वो ये वाला है, उसको हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इन्वेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है जी, आओ जरा देखते हैं कि इसके इनफ्लो और आउटफ्लो क्या क्या होते हैं। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो भाई, अगर आप एसेट्स को खरीदते हो, अगर आप एसेट्स को खरीदते हो तो क्या है ये? आउटफ्लो, पैसा जाता है, आउटफ्लो ना। लेकिन अगर आप एसेट्स खरीदते हो और बदले में शेयर इश्यू करते हो, इज इट आउटफ्लो? अभी बताया था, आउटफ्लो नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, अच्छा। अब आप एसेट्स खरीदते हो तो आउटफ्लो, अगर आप एसेट्स बेचते हो तो क्या होगा? इनफ्लो। सीधी सी बात है ना? एसेट्स बेचते हो तो क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। अच्छा जी, इसी तरह से आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन द शेयर्स, डिबेंचर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा ऑफ द अदर कंपनी। ये भी आपके लिए क्या? आउटफ्लो हो गया। हो गया ना? और अगर आप इन्हीं को बेच देते हो, इन्हीं को क्या करते हो? सेल कर देते हो। देखो ऊपर आ गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 पे दिख रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो गया? वो इनफ्लो हो गया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हो तो आपको मिलता क्या है बदले में? डिबेंचर पे डिविडेंड मिलता है नालायक, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जरा ध्यान से समझना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, देखो यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, कॉमा डिबेंचर्स, कॉमा कॉमा बॉन्ड्स ओन्ड बाय द कंपनी। ये आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ये आपके लिए क्या? इनफ्लो कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया तो जो डिविडेंड मिलेगा वो भी आपके लिए क्या? इनफ्लो है। समझ पा रहे हैं बात? तो देखो बेटा, समझना कि आउटफ्लो दो तरह से, मैं फिक्स एसेट्स खरीद रहा हूं और मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर भी होगा, डिवेंचर्स भी हो गया, बॉन्ड भी हो गया। ठीक है जी। अब जब मैं शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड खरीद लेता हूं तो शेयर पे मुझे डिविडेंड मिलेगा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट, वो मेरी इन्वेस्टिंग की इनकम कहलाएगी। डिवेंचर पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी मेरा इन्वेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, बॉन्ड पे भी मुझे कुछ मिलता है, वो भी मेरा इन्वेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है जी। तो देखो इनफ्लो क्या हुआ, आपके इनफ्लो के अंदर क्या क्या आया? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ गया, डिविडेंड मिल गया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है जी। अच्छा, और आपका आउटफ्लो क्या हुआ? आपने फिक्स एसेट्स खरीद ली, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, किसमें? शेयर, डिबेंचर्स, वारंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में खरीद लिया। और सुनो ध्यान से, अगर आप किसी को लोन देते हो, समझ रहे हो, अगर आप किसी को लोन देते हो तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है? वो आउटफ्लो। तो ये कवर हो गया यहाँ पर। कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस वाली बातें बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों जो होते हैं, कैश, लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपके क्या कहलाएंगे? आउटफ्लो कहलाएंगे। ऊपर आ जाइए, अगर आपने किसी को लोन दिया और उसने लोन वापस कर दिया तो क्या कहलाएगा? आपको इन्वेस्टिंग का इनफ्लो ही तो कहलाएगा वो। भाई कोई उधारी लेके गया 10 साल के लिए और 10 साल बाद पैसा वापस करा तो इनफ्लो कहलाएगा। ऊपर देखिए, कैश रिसिप्ट्स ऑफ रिपेमेंट्स ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन एडवांसेस लोन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात क्यों कर रहे हैं? सेकंड पेज में जो फ्लो चार्ट है तब बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बता रहा। चलो नीचे चलते हैं। परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान से समझ लेना। याद है जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रहे थे, अगर आपका नेट एसेट्स जो है वो कम होता है परचेज कंसिडरेशन से, तो क्या होता था? अबे कैपिटल रिजर्व होता था। और अगर आपकी नेट एसेट्स ज्यादा होती थी और परचेज कंसिडरेशन कम होता था तो नहीं, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। तो गुडविल आया था ना वहां पर, तो वो गुडविल है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा कौन सी एक्टिविटी ऐसी होती है जो इन्वेस्टिंग होती है सभी के लिए, गुडविल की एक्विजिशन। आइए चलते हैं, अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। इसकी बहुत क्लियर डेफिनेशन है, जो कि लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आइए मैं बताता हूं क्या। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड होंगे इन केस ऑफ अ कंपनी, एंड बोरोविंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे क्या हो जाए, आपकी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का कंपोजिशन बदल जाए, ये आपकी बोरोविंग्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, वो बदल जाएं, उसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं कैसे, जरा देखिए नीचे, किस तरह से देखेंगे जरा, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों लेके चलेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर मैं शेयर इश्यू करूंगा कैश में तो क्या होने वाला है बताइए, मेरे इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाएंगे और मेरा कैश कम हो जाएगा। ये फॉलो करता है ना, इसको दिखता है ना यहाँ पर। अगर मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स कर दिया लेकिन बदले में मशीनरी, तो 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 वो आपकी शेयर का कंपोजिशन बदलेगा लेकिन विदाउट कैश बदलेगा, उसे हम कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करते हैं, मालूम है आपको, अकाउंटिंग में करते हैं या नहीं। अच्छा जी ठीक है। अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए तो पैसा आ गया, अब इक्विटी शेयर का तो रिडम्पशन होता नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए और उनका रिडम्पशन कर दिया तो फिर क्या कहलाएगा, आपका आउटफ्लो कहलाएगा। देखो नीचे आउटफ्लो में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम रिडीम करने का मतलब पैसा वापस करना, ये आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है जी सचित, ठीक। अच्छा अब आप मुझे बताइए, आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कर दिया तो क्या हो गया, डिबेंचर तो बोरोइंग होती है ना, बोरोइंग का साइज बदल गया। लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर मशीनरी कर दिया तो नहीं आएगा वो यहाँ पर, तो आएगा ही नहीं। अब मुझे बताइए, अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं तो बदले में डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तो वो आउटफ्लो कहलाएगा आपका। अगर आप डिवेंचर इश्यू करते हैं तो बदले में क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, आउटफ्लो कहलाएगा आपका। अच्छा आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिए, आपने लोन ले लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लॉन्ग ले लिया, और अच्छा एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑल्सो, देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी लिखी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बताइए मुझे जरा। अरे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या शॉर्ट टर्म लोन ले लिया आपने, कैश क्रेडिट ले लिया आपने, ये सब क्या है आपके शॉर्ट टर्म। अभी नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने आगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये आपका आउटफ्लो हो गया, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये आउटफ्लो हो गया, रिपेमेंट ऑफ फाइनेंस एंड लीज लायबिलिटी ये भी आपके क्या हो गए, आउटफ्लो हो गए। अब ध्यान से देखना, इश्यू ऑफ बोनस शेयर विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है। बोनस शेयर कैसे इशू होता है बताइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज करके बोनस शेयर इशू करते हैं ना हम लोग, कोई आउटफ्लो नहीं है। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट इज टू बी कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिख रखा है आपके सामने। ठीक है, ये वो जो मैंने हाईलाइट नोट करके लिखे, ये वो क्रिटिकल एरिया जहां लोग गलती करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। आइए, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन में आता है कि विच एक्टिविटी इज अ फाइनेंसिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिविडेंड पेड। अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग की बात क्यों कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से अब आपने देख लिया कि ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। पूर्णिमा पता चल रहा है कुछ, मेरे लास्ट बैच में पूर्णिमा थी, यस सर। आर्मी पब्लिक स्कूल की, शी गॉट एडमिशन इन एसआरसीसी, नहीं एसआरसीसी हिंदू हंसराज, नहीं शी गॉट, नहीं एसआरसीसी मिला है उसका एडमिशन, पूर्णिमा जानता है, लंबी वाली गोरी सी, शी गॉट इन एसआरसीसी। देखते हैं ये वाली पूर्णिमा क्या करती है अब, है ना। आओ जी देखते हैं। अब हम एक दूसरा फ्लो चार्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखेंगे। हमने लिया फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, हमने लिया नॉर्मल एंटरप्राइजेस। चलो जी, अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट पे करना और रिसीव करना बैंक के लिए क्या होता है, रोज का काम होता है, कभी कभी का काम होता है, बोलिए रोज का। तो इंटरेस्ट लेना और देना बैंक के लिए तो ऑपरेटिंग होगा ना भाई। बैंक की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ब्याज पे पैसा लेना और ब्याज से पैसा देना। एग्री करते हैं सब लोग, बोलिए, बोलो सानिया, यशिता, एग्री करते हो इस बात से, इंटरेस्ट पे करना और रिसीव करना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ रहे हो डिफरेंस। यस सर। अगर वो नॉन बैंकिंग कंपनी है और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो लोन पे करते हैं, लोन हमारे लिए क्या होती है, फाइनेंसिंग। नॉन ऑपरेटिंग है लेकिन फाइनेंसिंग है, अब हम नॉन ऑपरेटिंग नहीं बोलेंगे, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव करना बैंक के लिए ऑपरेटिंग है, क्यों है ऑपरेटिंग,
क्योंकि बैंक क्या करता है, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता है और डिविडेंड खाता है। बैंक के लिए तो रूटीन का काम है। लेकिन हमारे लिए, हमें डिविडेंड कब मिलेगा या हमें इंटरेस्ट कब मिलेगा? बताइए, हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड कब मिलेगा? जब हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। बोलो भाई, अरे तुम्हें डिविडेंड कब मिलेगा? जब तुम किसी शेयर में इन्वेस्ट करोगे। तुम्हें इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब तुम डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे। तो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी बनी है? इन्वेस्टिंग। समझ लीजिए, वही एक्टिविटी बैंक के लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग है। अच्छा जी, डिविडेंड पेड, बैंक डिविडेंड कब पे करेगा? जब शेयर इशू करेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैंक के लिए। हम डिविडेंड कब पे करेंगे? जब हम शेयर इशू करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी ना, अभी देखिए आपके सामने ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, देखिए जरा यहाँ क्या बोला था हमने यहाँ पर कि डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिखा था ऊपर लाइन, नोट्स पे दिख रहा है। समझ में आया इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भाई वो ऑपरेटिंग है। और सिर्फ इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, वो फाइनेंसिंग है। हम इंटरेस्ट कब पे करेंगे? जब हम लोन लेंगे। लिखा डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक के लिए क्या है? ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड हमारे लिए क्या है भाई? इन्वेस्टिंग है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। जो नोट्स आपको दिया गया है, इसको पढ़ेंगे ढंग से तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दैट। अब आइए पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, अगर वाइवा होता है तब भी, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेट कैश फ्लो विद इन एन एक्टिविटी, अगर ऑपरेटिंग बोलूं, इन्वेस्टिंग बोलूं, फाइनेंसिंग बोलूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखो बेटा, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो लिखेंगे क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर नेगेटिव होगा तो बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा बोलेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल अगर पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम। लेकिन अगर आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम तो क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे चलते हैं, अगर बोले क्या, अगर आगे बोलते थोड़ा सा और आगे चल के बोलते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब पॉजिटिव है, और कैश यूज का मतलब क्या होगा? नेगेटिव है। ठीक है जी, चलो। सम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज टेकन टुगेदर विद द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शैल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बताया था मैंने, रिकंसिलिएशन में करते हैं। ओपनिंग और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। अगर ये मिल गया तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बी पॉइंट। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप इसका आंसर तो नहीं देखते हैं, वैसे विजुअलाइज करिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी में मुझे इन्वेस्टिंग भी दिख जाए और फाइनेंसिंग भी दिख जाए? एक सिंगल एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों हो जाए। सोचो जरा, वैसे आपकी किताब में, आपके नोट्स में लिख ही रखा है मैंने, पर फिर भी पढ़ लोगे तो भी समझ में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। अब क्योंकि सोल्यूशन दे रखा है इसलिए मैं बताता हूँ। सोचो, सिद्धार्थ इज हियर। सिद्धार्थ, से यस और नो? सिद्धार्थ, यस सर। सिद्धार्थ, सपोज आपके फादर ने एक क्या नाम है उस गाड़ी का यार? फैंटम ली, फैंटम है ना, फैंटम है ना, अच्छी गाड़ी है, बेकार है, रोल्स रॉयस की। अच्छी है कहता सर। क्या बात कर दी मास्टर, मजा आ गया सुन के। रोल्स रॉयस, ठीक है। वो कितनी कीमत होती है इसकी? शायद 7 करोड़ रुपए कीमत है उसकी, 7 करोड़ की कीमत है। ठीक, अब पापा ने क्या कर दिया, इधर के सिद्धार्थ चंद्रन के 18वें जन्मदिन पर फैंटम गिफ्ट कर दी 7 करोड़ की। है सिद्धार्थ, मजा आ गया? हमें भी झोटा दिलवाएगा उस पे? ठीक है जी। तो 7 करोड़ की गाड़ी है। पापा ने क्या किया, 5 करोड़ रुपया तो पे कर दिया और 2 करोड़ का क्या कर दिया? लोन ले लिया। ठीक है जी। और सुनो सिद्धार्थ, अब आपके फादर की ना एक इंस्टॉलमेंट जाती है हर महीने, 4 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है, अब बताओ सिद्धार्थ, ये जो 4 लाख की इंस्टॉलमेंट है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल होता है, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है? हम सिर्फ प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट अलग से जुड़ेगा। अबे ईएमआई जा रही है पूरी, अच्छा, उसके अंदर ईएमआई जा क्या रही, फिर इंटरेस्ट जुड़ा होगा, फिर इंटरेस्ट जुड़ा इंटरेस्ट जुड़ा होगा। होगा। तो हो सकता है इसमें क्या हो, 2,80,000 रुपीज का प्रिंसिपल जुड़ा हो और 1,20,000 का इंटरेस्ट जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, देखो सिद्धांत, गाड़ी तो आपके पास आ गई, आप चला रहे हो एक्सप्रेस वे में, धूम स्टाइल में उड़ा रहे हो हवा से उसको। ठीक है जी, बढ़िया हो रहा है, आसपास के लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम तो हॉटशॉट बन गए शहर में। हो गया जी, चलो। अब क्या हुआ, समझना मेरी बात को,
कि क्या लीगली आप उस गाड़ी के मालिक हो? लीगली सिद्धार्थ बताना। I mean like अबे जब तक 2 करोड़ पे नहीं कर देगा नहीं, तब तक हाँ मालिक जब कैसे तक बनेगा लीगली यार? नहीं होगा, हाँ पेमेंट नहीं किया लीगली नहीं ना, पूरा। आरसी वारसी सब है, गाड़ी तुम्हारे पोर्च में खड़ी होगी, सब कुछ है। लीगली नहीं, लीगली बैंक है उसका मालिक। ठीक है जी। हाँ क्योंकि लोन नहीं हो रही पे। हाँ, तो देखो जरा समझना, जैसे जैसे आप लोन का प्रिंसिपल चुकाते जाओगे, वो आपका इन्वेस्ट, वो क्या बन गया आपका? फाइनेंसिंग हो गया? यस सर। नहीं फाइनेंसिंग हुआ, नहीं फाइनेंसिंग हुआ, समझना मेरी बात को। जैसे इंटरेस्ट जैसे आप भी। प्रिंसिपल चुकाओगे वैसे वैसे आपको वो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टिंग बनता जाएगा आपका, बिकॉज यू आर परचेजिंग। हम्म। और जैसे जैसे आप इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज योर फाइनेंसिंग, क्योंकि बोरोइंग पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। यस सर। तो देखो, जब हम किसी लोन की ईएमआई पे करते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? इन्वेस्टिंग कहलाता है। और जो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो क्या कहलाती है? फाइनेंसिंग कहलाती है। फाइनेंसिंग। तो एक एक्टिविटी क्या होती है? पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लोन विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल, जिससे हम बनते हैं क्या? ओनर। हमारे लिए इन्वेस्टिंग है। और जो उसका इंटरेस्ट होता है वो क्या है हमारे लिए? फाइनेंसिंग। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो चलो जरा देखें कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या कहता है हमसे। जस्ट सी द डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्कर में आता है। A single transaction may include cash flow belonging to two different activities. For example, if asset has been purchased on hire purchase, then payment will be made in installments. Each installment will include interest and a principal amount. Cash paid for interest is financing activities, whereas cash payment for principal amount is an investing activity. I think this is clear. समझ में आई बात? बोलिए प्रशांत, समझ पाए क्या लिखा हमने? ये इज इट ओके और नॉट? ठीक 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 है। इधर अमान बोलिए। कृतज्ञ। यस समझ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक और है आपके एक्टिविटी। अब ये हमने कई बार डिस्कस किया। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड आल्सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट कैश फ्लोज। ये कैश फ्लो नहीं है भाई, बोला आपसे मैंने। सामने देखिए, कैश फ्लो कब होगा? जब मूवमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इनके बीच में होगी। ठीक है, मैंने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया शेयर में, डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? शेयर में। ये तो इसी के बीच की मूवमेंट है ना, वहां तो आया ही नहीं। या मैंने डिबेंचर के बदले में क्या ले लिया? मशीनरी ले ली, तो कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं ना। समझ पा रहे हैं? दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू टेक केयर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपके पास आ रहा है थोड़ा सा नीचे, ये और चलते हैं नीचे। वाई इट इज नेसेसरी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि छोटे छोटे आंसर्स लिखे हम लोगों ने। ये सिंपल है कि क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है। This classified provide more clarity regarding accounting information and also show impact of these activities over financial position of the organization. Which are the companies exempted from preparing cash flow statement? देखो भैया ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए हमें। फॉलोइंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। एक तो ओपीसी, याद है 1% कंपनी इश्यू शेयर्स में पढ़ा था हमने। एक स्मॉल कंपनी जिसका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख या हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड which shall not be more than 5 crore और maximum turnover of 2 crore या which shall not be more than 20 crore। काफी सारी चीजें हैं। एक स्मॉल कंपनी के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखें, इनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है इनके लिए। डोरमेंट कंपनी, एन इनएक्टिव कंपनी which is formed for some future projects or only to hold an asset has no significant transaction, उसको भी कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जरा सुनिए। अब मेरा क्वेश्चन है आपके पास है, कैन अ पार्टनरशिप प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? बताइए, जवाब दो मुझे। कैन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैन एकांश ईड इडली एंड सांबर खा सकता है? कैन एकांश ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स? कह सर कोल्ड ड्रिंक तो छोटी चीज है। तो क्या पार्टनरशिप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकती? यस इट कैन प्रिपेयर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर इट। मैंडेटरी थोड़ा ही है। मैंडेटरी किसके लिए है? ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं सारे के सारे, इसके अलावा जो है, ठीक है, इनके लिए एग्जम्पशन है। बाकी सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो ट्रेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो भी होता है। याद है प्रोजेक्ट 1 में छाप छाप के कैश फ्लो बनाया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए और आप मुझे बताते जाएंगे कि
ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? ठीक है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ये आपको देखना है, आप मुझे बताते जाएंगे और फिर मुझे इनफ्लो आउटफ्लो जिस चीज का नाम लेता जाऊं वो मुझे बोलता जाएगा। ठीक है, चलिए जी बोले। हाँ बोलो, हाँ ना, चुप क्यों हो यार, बोलो। आइए देखते हैं। मनित कपूर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है भाई, बता मुझे। मनित कपूर, मनित कपूर। देख भाई बहुत गलत बात है यार, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, देख लो। कृतज्ञ, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, पेज नंबर 2 पे चल रहा है, बताइए। कृतज्ञ, एकांश, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है? वेरी गुड। बेटा मुझे ये बता कि डेटर से आपकी डेट और इक्विटी में क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं रुक जाओ, उसको बोलने दो। इस बच्चे ने बोला कि फाइनेंसिंग है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से आपके बोरोविंग्स में कोई फर्क पड़ता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? डेटर से आपकी इक्विटी शेयर में कोई फर्क पड़ता है? तो हाउ कुड इट बी फाइनेंसिंग यार? और डेटर जो है हमारी फिक्स एसेट्स या टेंजिबल इंटेंजिबल में कोई फर्क डालता है? हाउ कुड इट बी इन्वेस्टिंग? ओह, डेटर तुम्हारे रोज नहीं बनते हैं, उधारी नहीं जाती तुम्हारी? कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें उधारी नहीं जाती? अबे डेटर बनता कब है? जब सामान उधार बेचते हैं तब। कैसी बात कर रहा है यार? और देखो जरा ऊपर, ऊपर जरा अपना फ्लो चार्ट को देखो जरा ऊपर। सबसे पहले ऑपरेटिंग में क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड कस्टमर, नंबर 2 पॉइंट। फिर कैसे मना कर सकता है? पढ़ाई लिखा है जाट और 16 दूनी 8। शाबाश। तो क्या चीज है बताइए, ये क्या कहलाएगा, ये बताइए मुझे, क्या कहलाएगा बताइए। हाँ ऑपरेटिंग में क्या कहलाएगा, समझ पा रहे हैं बाकी लोग ऑनलाइन वाले भी? समझ पा रहे हैं? ऑपरेटिंग का क्या कहलाएगा, ये इनफ्लो कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग का क्या है, ये इनफ्लो है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा। कैश पेड टू क्रेडिटर, व्हाट इज दिस? कैश पेड टू क्रेडिटर्स क्या चीज है ये बताइए। हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जस्ट होल्ड करते हैं जरा। हाँ रुक जाइए। अगर आपने आज की क्लास में ये चीजें नहीं क्लियर करी अपनी, फिर कूड़ा हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए ये देखिए, तो ये क्या हो गया ऑपरेटिंग और ये क्या हो गया इनफ्लो। दूसरा वाला कैश पे टू क्रेडिटर क्या है बताइए? ऑपरेटिंग का क्या है? आउटफ्लो है। कैश पे टू एम्प्लॉइज क्या है? ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। समझ पा रहे हैं बात को? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर आप ऑफलाइन होते ना मेरे सामने तो सबसे मैं करवा के और तब करवाता इस क्वेश्चन को। मजे ले रहे हैं सब लोग अभी आराम से। डिवेंचर इशूड फॉर कैश बताइए मुझे क्या है? ये मुझे बताएगा, रुक जाओ। लक्षित, लक्षित डिवेंचर इशूड फॉर कैश क्या है बता। बेटा गलत होगा कोई बात नहीं, बट यू हैव टू आंसर। डिवेंचर इशूड फॉर कैश, लक्षित बताइए। अगर ये नहीं सीखेंगे तो बहुत गलती हो जाएगी। जल्दी लक्षित। अब फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर तुम लोग, अच्छा नहीं लगता मुझे ये चीज। लक्षित तुम अगली क्लास से नहीं आना अब, ठीक है? इसे निकाल देते हैं क्लास से अभी। जब जवाब नहीं देंगे तो क्या करना है? भाग गया, पहली भाग गया है। नाइस। जैसे पहली भाग गया, क्या निकालूंगा इसको मैं? इसके स्कूल में ऑब्जर्वर बन के क्या था, एग्जाम लिख रहा था। चलो देखते हैं। हाँ वो तुमने पढ़ लिया ना। कोई और बताएगा मुझे डिबेंचर इशूड फॉर कैश क्या होता है? मुग्धा चतुर्वेदी बताइए क्या होगा डिबेंचर इशूड फॉर कैश, क्या कौन सी एक्टिविटी है ये? मुग्धा। तो फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, आउटफ्लो, इनफ्लो? बेटा डिबेंचर इशू करेगी पैसा आएगा या जाएगा? मुग्धा।
अरे नहीं समझ में आती तो बोलो ना, मैं समझाऊंगा तुम। इनफ्लो। ऐसे ही आगे चलते हम लोग। मेरे पास है अनंत ग्रोवर, अनंत, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस, फाइनेंसिंग इनफ्लो। इनफ्लो। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मैं चलता हूं आगे। यशिता, प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स, सामान कैश में बेच दिया, क्या है बताइए? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या चीज है? यशिता, नहीं पता तो बोलो, कोई बात नहीं। So financing. बेटा फाइनेंसिंग तब होगा जब आपके डेट और इक्विटी में चेंज होगा। बेटा सामान किसी को कैश बेचते उसमें डेट इक्विटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और ना ही कोई एसेट्स हो रही है इंटेंजिबल टेंजिबल, तो ये तो ऑपरेटिंग हो गया ना। और ऑपरेटिंग का क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। चलिए, यश, डिविडेंड पेड क्या कहलाएगा बताओ? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। फाइनेंसिंग आउटफ्लो, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पूर्णिमा बताएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा? Sir, पूर्णिमा, investing. इन्वेस्टिंग का क्या होगा ये? इनफ्लो। अबे इंटरेस्ट कब मिलता है? जब मैं डिवेंचर पे पैसा लगाता हूं, और डिवेंचर लूंगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पूर्णिमा। अमान, डिविडेंड रिसीव्ड कब होता है बेटा? अमान, डिविडेंड कब मिलता है? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, क्या है डिविडेंड रिसीव्ड? फाइनेंसिंग। बेटा फाइनेंसिंग तब होता है जब डिविडेंड पे करते हैं यार। डिविडेंड तो कब अच्छा, मिलता है? जब तुम इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट ही होगा फिर। हाँ, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड मुझे बताएगा कौन? अक्षत मणि त्रिपाठी। इंटरेस्ट पेड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, बिल्कुल सही बोला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तनिष्ठा ने, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मुझे बताए रिपेमेंट ऑफ लोन टू आईडीबीआई। सर आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हो गया आउटफ्लो। हाँ, सर रिपेमेंट ऑफ लोन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया आउटफ्लो। बेटा मुझे ये बता, ये लोन टू आईडीबीआई है, लोन फ्रॉम आईडीबीआई है? रिपेमेंट ओके, टू है, सॉरी सॉरी, टू है। ये थोड़ा स्ट्रक्चरिंग की गलत हो गई है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले। वैसे ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये दिस शुड बी करेक्टेड। देखो मैं बताता हूँ क्या ये होना चाहिए था, रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई। अब ठीक है ये। अब बता भी क्या होना चाहिए था? ये रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई। क्या रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई वही हो गया ना सर आपका फाइनेंसिंग का, फिर वो इनफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो, वापस आउटफ्लो, कर रहे हैं बेटा, वही। वापस कर रहे हैं। हाँ चलिए जी, तनिष्ठा बताएगी मुझे, शेयर खरीदनी है एप्टेक लिमिटेड के, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या है? तनिष्ठा बताओ। Yes, sir. Sir, financing. बेटा फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आप शेयर इशू कर रहे हो और लोन ले रहे हो। क्या किसी कंपनी के शेयर खरीदना Sir, investing. हाँ. इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग का क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, सुहानी, सेल ऑफ बिल्डिंग Sir, investing. का क्या? इनफ्लो। Inflow. ठीक है जी। प्रशांत, परचेज ऑफ फर्नीचर क्या होगा बेटा? बता प्रशांत, परचेज ऑफ फर्नीचर। मैं हिंट देता हूं, क्या हम फर्नीचर रोज खरीदते हैं? तो ऑपरेटिंग होता। क्या फर्नीचर खरीदने से मेरे डेट और इक्विटी में कोई फर्क पड़ता है? तो ये फाइनेंसिंग नहीं होगा। क्या होगा बता प्रशांत? ये परचेज ऑफ फर्नीचर। यार बोलते नहीं है ना, मतलब ये सबसे खराब चीज है जब तुम लोग बोलते नहीं हो, मतलब दिस इज सो डिस्गस्टिंग। वत्सल, फर्नीचर खरीदना क्या होगा हमारे लिए? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, बिल्कुल सही बोले। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पुष्पम, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाएगा? ये इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। पुष्पम, पुष्पम चुप रहे थोड़ा सा, उसको बोलने दे। पुष्पम बताओ। अरे गलत होगा भाई, उससे ज्यादा क्या होने वाला है? अरमान बोलिए। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का क्या? आउटफ्लो। इनफ्लो यार, Sorry, आउटफ्लो। inflow, हाँ आउटफ्लो तो तब होगा तब पेमेंट करेंगे। राघव रस्तोगी मुझे बताइए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है? सर रिडम्पशन सर इसका सर इंटरेस्ट हो जाएगा। अरे भैया रिडम्पशन इंटरेस्ट नहीं होता। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब रिपेमेंट, डिवेंचर पे कर दिए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है ये? बेटा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है ये। ठीक है,
इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया। सृजन त्यागी बताइए क्या है इंटरिम डिविडेंड? शेयर अब फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, चिल, बहुत बढ़िया। कैश रिसिप्ट्स इंश्योरेंस क्लेम, इसको मैं सबसे बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं डिस्कस कर रहा। चलिए अब मुझे दोबारा से लेके चलते हैं, दोबारा से आगे चलते हैं हमारे पास। मनित, कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है हमारे लिए, बताइए। सचित तुम बताओ। सर ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। ऑपरेटिंग का आउटफ्लो, बिल्कुल सही बोले। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या है सचित? ऑपरेटिंग का इनफ्लो, बिल्कुल ठीक है। क्या आर्यन भी है क्लास में? अभी आर्यन, अब वो गया होगा ना घूमने के लिए। सर हूँ मैं। अच्छा तुम हो, तो तुमने तो प्रेजेंट लिखा ही नहीं क्लास ग्रुप पे। सर लिख देता हूँ अभी। चलिए अब बाकी के सारे तुम बताओगे, अब तुम तो थे ही नहीं क्लास में। बचे कितने, 2-4 बचे हैं। चलो देखें जरा। इसके बाद कैश रिसिप्ट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आर्यन क्या होगी बताइए? सो ऑपरेटिंग का इनफ्लो। सर इनफ्लो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कहलाएगी? सर आउटफ्लो होगा ये तो। किसका? ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। ऑपरेटिंग का। कैश पेमेंट टू एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या है? सर ऑपरेटिंग का एंड आउटफ्लो। सर आउटफ्लो। बायबैक ऑफ शेयर को बाद में डिस्कस करेंगे। पेमेंट मेड फॉर एक्वायरिंग पेटेंट कॉपीराइट्स, सर ये भी ये कैसे? आउटफ्लो होगा। किस चीज का? सर ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग, पेटेंट कॉपीराइट रोज खरीदता है। नो सर। फिर सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का क्या कहलाएगा? ये आउटफ्लो। आउटफ्लो कहलाएगा। कैश पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कहलाता है? अबे ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रहा है? नीचे वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, दिख रही है नीचे? पूर्णिमा दिख रहा है नीचे? सानिया दिख रहा है? सानिया से नहीं Yes, पूछा sir. कुछ यार मैंने, सानिया तुमसे पूछा था कुछ ना? ना गौरी गुप्ता है आज, ना सानिया है, सब भाग गए। देखिए नीचे, ये जो आपके लिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए, ये आपको देखना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट, इस पे क्लासिफाई करना है आपको। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट भी जानते हो ना तुम लोग? अब नहीं जानते कैश इक्विवेलेंट? तो ये है कुल मिलाकर कितने, 30 कितने आइटम है देखो जरा, ये 36 आइटम, और इनका सोल्यूशन भी दे रखा है नीचे। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, इसको दोबारा से करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में हमने लिख दिया कि क्या क्या चीजें हैं। कैश सब कुछ आपके फिगर के अंदर आएगा, ये वाला पार्ट, और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप। और उसके बाद आप इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को है ये, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, ये सब दिख रहा है ना आपको, 36 आइटम्स हैं, ये सारे के सारे आप करेंगे, तब जाके आपका क्या होगा। देखो बेटा, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भूल जाना फिर। ठीक है, तो ये जो 2 पेजेस हैं, इनको ढंग से पढ़िए, ढंग से करिए, और अगली क्लास से आई स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये थ्योरेटिकल चीजें थी आज वाली। आई होप दिस इज क्लियर। बताइए, अभी बहुत दिक्कत होती है करने में, दिक्कत होती है करने में, आइडेंटिफाई करने में कि यार कि ऑपरेटिंग क्या होगा, इन्वेस्टिंग क्या होगा, फाइनेंसिंग, काफी दिक्कत होती है करने में, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको दोबारा से स्क्रॉल करके देखेंगे अपने आप को, पहले आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो सब ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक, फिर इनको दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे दोबारा से, 4 वाले को, और जब इतना कर लेंगे ये आपके ग्रिप में आ जाएगा। देखो बेटा, फाइनेंसिंग तब होगा जब क्या होगा, चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ, या तो कैपिटल बदल रही है, इक्विटी प्रेफरेंस, या आपके डेट बदल रहे हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टिंग कब होगा, एक्विजिशन, सेल, क्या एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, और अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर में इंटरेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर इशू करें तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, है ना? तो ध्यान से समझना, इंटरेस्ट लेना और डिविडेंड लेना इन्वेस्टिंग होती है, लेकिन इंटरेस्ट पे करना और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग होती है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो आई होप दिस इज फाइन फॉर टुडे। और ऐसे करते करते 2 या 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाना है, लेकिन अगली क्लास में प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिकल के लिए फिट तब होंगे जब आपका आज ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।